नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर उपयोग कर राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है, साथ ही राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है। आम जनजीवन में भी एक कहावत है कि योद्धा वही होता है और विजेता वही होता है जो समय के साथ तालमेल बिठा करके चलता है, जिसको हवाओं का अनुभव होता है, जिसे यह ज्ञात होता है, यह बोध होता है कि हवाएं कब उसके अनुकूल चल रही है अथवा हवाएं कब उसके प्रतिकूल चल रही है। और जब राजनीतिक क्षेत्र में हो आप, तो इन हवाओं का, राजनीतिक हवाओं का ज्ञात होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सभी रिसोर्स है, सभी संसाधन तो हैं, लेकिन समय अनुकूल नहीं है, तो आप अगर कोई काम हड़बड़ा के कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो है उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है। तो कई बार सभी लोगों को लगता है कि यह चीज़ें मिस्टेक से भी आ गई, लेकिन उसके पीछे भी रणनीति होती है। जैसे कि आपको याद होगा, हम बात कर रहे हैं आरजेडी के कदावर नेता शिवानंद तिवारी जी का बयान। शिवानंद तिवारी जी अचानक से कह देते हैं नीतीश कुमार जी को आश्रम जाने वाली बात, और इसके पीछे यह कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को सब कुछ सौंप दीजिए। उस समय ऐसा लगता है कि रणनीति जो है मिस्टेक से बाहर निकल गई, लेकिन यह रणनीति मिस्टेक से नहीं बाहर निकली थी, बल्कि सोची समझी राजनीतिक चाल के रूप में थी। इसके बाद हमने देखा सिलसिलावर ढंग से कैसे जगदानंद सिंह जी इस पूरे प्रकरण में कूदते हैं। भाई वीरेंद्र डील तक होने की बात कह देते हैं कि महागठबंधन की जब सरकार बन रही थी इस बार, उस समय ही नीतीश कुमार जी से यह डील हो गई थी कि तेजस्वी यादव जी को 2024 से पहले ही जो है मुख्यमंत्री बना करके वे यानी कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में अपना पदार्पण कर देंगे। और इस बात पर बल तब भी मिलता है जब हम यह देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी को लेकर के कैसे सोनिया गांधी हो अथवा केंद्रीय राजनीति करने वाले कई बड़े धुरंधरों के पास, जो क्षेत्रीय दल के प्रमुख हैं, उनके पास लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं। सोनिया गांधी जी से मुलाकात वाली बात भी हुई। इसके बाद हमने आपको एक रणनीति भी साझा की थी, लेकिन आपको याद होगा कि इस बीच हम सबसे बड़ी बेचैनी देख रहे हैं बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व जितना बेचैन नजर आ रही है बिहार को लेकर के, उतना बिहार के रहने वाले दल भी नहीं है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार को लेकर के बेचैन भी नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि उनकी सामर्थ्यता इतनी है कि वे राष्ट्रीय राजनीति के लिए जो है अग्रसर हो जाए, और इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ललन सिंह हो, नीतीश कुमार जी हो, उमेश कुशवाहा जी हो, लेकिन सभी लोग जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर के लोग हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में अब खुली छूट दे दी गई है राष्ट्रीय जनता दल को। इस उपचुनाव में भी हमने देखा कि कैसे टिकट बंटवारे पर चर्चा होनी थी। गोपालगंज से आपको याद होगा कि कैसे मनजीत सिंह जी का नाम चल रहा था जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन जदयू ने वहां से अपना कदम पीछे कर लिया और वह सीट, जो गोपालगंज का सीट है, वह भी राजद के खाते में चली गई। मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह से राजद के उम्मीदवार उतरे। बहरहाल हमने यह भी देखा है कि कैसे केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की लगातार मिशन बिहार पर काम कर रही है और अपने रणनीति में बदलाव की हुई है। रणनीति में बदलाव करके विकास की बात कर रही है, और बिहार में जो समस्या है, मुख्य समस्या है जिससे सभी समस्याएं जुड़ी हुई है, जी हम बात कर रहे हैं बाढ़ की समस्या की, उसका अगर हल देने कोई आते हैं तो बिहार में जो एक बड़े चेहरे हैं पूरे देश भर में, हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, वे आते हैं बिहार में, संबोधन करते हैं और संबोधन के दौरान ही हल दे देते हैं। हल ऐसा देते हैं जिससे खलबली मच करके रह जाती है। अमित शाह जी भी महीने भर के भीतर में 2 बार दौरा करते हैं अलग अलग क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में, सारण के क्षेत्र में। यह बिहार के जो राजनीतिक दल हैं उसकी दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी बताया था, आपको बता दें कि जनता टॉकीज की टीम ने आपसे यह बताया था, आपसे यह साझा किया था कि कैसे जो है अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो उसके बाद एक चीज़ तय हो जाता है कि कैसे बिहार में, बिहार बीजेपी के कई नेताओं की छुट्टी होने वाली है। छुट्टी कहाँ से? तो बिहार से। ऐसे सीधे छुट्टी नहीं हो जाता है, एक शब्द है प्रमोशन विथ डिमोशन, और जिसके सबसे पहले शिकार बने थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी की।
काफ़ी सक्रिय हैं अभी भी। और जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हम बात करें सुशील कुमार मोदी जी की, तो कैसे अभी महागठबंधन की जो सरकार इस बार जब दोबारा बनी है, कितना सक्रिय नज़र आ रहे हैं, एक-एक फाइल निकाल कर के ला रहे हैं, हर मुद्दे पर चाह रहे हैं घेरना। लेकिन सुशील मोदी जी के अलावा कई अन्य नेता जो है इसके कोशिश में लगे हुए थे। संजय जायसवाल जी भी कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन उनका जो परसेंटेज है, सक्सेस होने का जो परसेंटेज है, वो बेहद कम है। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व जो है वह मिशन बिहार पर अगर काम कर रही है बीजेपी की, तो ऐसे में हमने बताया था कि कैसे जो है बिहार के जो संगठन है, बिहार का जो संगठन है बिहार बीजेपी का, उसमें बड़े बदलाव अभी जो है होने हैं। और ऐसे में अति पिछड़ा वाला जो हमने बताया था आपको चेहरा, उससे ऐड किया जाना है। और इसके साथ ही दो ऐसे नेता हैं बिहार के जिनका मार्ग जो है वह खुल जाता है। सबसे पहला आता है चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी कैसे पासवान जाति से आते हैं, उनके पास दो चीज़ें हैं, सहानुभूति वोट रामविलास पासवान जी के बाद, और पासवान समाज का एक वोट बैंक। और इसके बाद चिराग पासवान जी अब जो हैं 2020 वाली स्थिति में नहीं है, यानी कि मेरा यह कहना है कि चिराग पासवान जी कालांतर में राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं। इसके बाद चिराग पासवान जी की बात में अब उनके चाचा इस कालखंड में हाँ में हाँ भी मिलाने लगे हैं। पशुपति कुमार पारस जी भी चिराग पासवान वाली ही बात दोहराने लगे हैं। कौन सी बात? आपको याद होगा कि चिराग पासवान जी ने चर्चा किया था मध्य अवधि चुनाव का। अब पशुपति कुमार पारस जी भी मध्य अवधि चुनाव पर बोल रहे हैं, और अभी जो है दोनों महागठबंधन में समर्थन नहीं दे रहे हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो एक तो चिराग पासवान जी के लिए द्वार खुला हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान जी पहले से भी कहते रहे हैं कि वे मोदी जी के हनुमान हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी को लेकर के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे में चिराग पासवान जी जब जब अपने मित्र तेजस्वी यादव जी के पास गए, तेजस्वी यादव जो उस समय तत्कालीन जो है वे नेता प्रतिपक्ष थे, तो उस समय दोनों मुलाकात करते हैं, मीडिया के सामने हंसी ठिठोली भी होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ऑफर देते हैं चिराग पासवान जी को कि साथ आकर के राजनीति करते हैं, लेकिन मीडिया के सामने ही बहुत शालीनता से चिराग पासवान जी उस बात को खारिज कर देते हैं। और वहाँ खारिज करना, इसका रिजल्ट अब दिख रहा है। कैसे? तो अब जो है तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के साथ जाकर के सरकार में हैं, और ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान जी को पहले कहीं ना कहीं भनक इस बात की थी कि अगर वे तेजस्वी यादव जी को समर्थन दे देते हैं तो उनकी जो राजनीति शुरू हुई है, जो नीतीश कुमार के विरोध से पनपी हुई राजनीति है, वह कहीं ना कहीं उस राजनीति का क्रियाक्रम हो जाएगा, यानी कि उस राजनीति पर धूल जम जाएगी। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी अगर वहाँ नहीं गए उस समय में, उस कालखंड में तेजस्वी यादव जी के साथ, उसका फायदा अब मिल सकता है चिराग पासवान जी को। दो तरह की बात है, एक चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के विरोध में सबसे प्रमुख आवाज़ के रूप में अभी बिहार में युवा के रूप में है। चिराग पासवान जी भी ऐसे हैं जो युवा शक्ति में आते हैं और तेजस्वी यादव के विरुद्ध में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। मित्रता, वही बता ना कि राजनीति में कोई अस्थाई मित्र नहीं होता है, अस्थाई शत्रु नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, अभी बीजेपी को बिहार में ज़रूरत है ऐसे चेहरों की जो नीतीश कुमार जी के विरोध में एक सशक्त चेहरा हो, इसके साथ ही अपने राजनीतिक ज़मीन को तैयार करने की भी कुव्वत हो। तो ऐसे में चिराग पासवान जी के पास सारा जो एक कहते हैं ना योग्यता, वह अभी वर्तमान में दिख रहा है। और दूसरे नंबर पे नाम थे आरसीपी सिंह जी का। आरसीपी सिंह जी भी लगातार मिथिलांचल में अब दौरा कर रहे हैं मगध क्षेत्र के बाद, और मिथिलांचल में भीड़ भी जुटा रहे हैं। तो आरसीपी सिंह जी भी एक जो है वह कुर्मी समाज से आते हैं और नीतीश कुमार जी के समाज से ही आते हैं, और नीतीश कुमार जी का बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं बीजेपी के लिए। ऐसा जो है आपको भीतर खाने से यह खबर भी चल रही है कि बीजेपी के ही इशारे पर जो है आरसीपी सिंह जी ऐसा काम कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है इसका जो है अभी तक दूर दूर तक कोई मुहर लगाने वाला, कोई वेरीफाई यानी कि ब्लू टिक लगाने वाला कोई नहीं है। और राजनीति में घटनाएं ही जो है सारी सच्चाई, उसके पीछे की रणनीति सब कुछ बयां करती है। बहरहाल अब बताते हैं कि चिराग पासवान जी ने मौका देख करके छक्का जड़ दिया है। कैसे? तो अब आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं अभी, मोकामा और गोपालगंज में। अगर दोनों सीटें जो है वह बीजेपी जीत जाती है तो वह संख्या बल के हिसाब से भी आरजेडी की जो वर्तमान संख्या बल है एमएलए की, विधायक की, उसका बराबरी कर लेगी। और इसके बाद जैसे ही बराबरी होती है तो बहुत सारे
रणनीति का द्वार जो है स्वतः खुल जाता है। तो ऐसे में अब बीजेपी वहाँ बहुत एकदम फूक फूक करके कदम रख रही है दोनों उपचुनाव में। और ऐसे में चिराग पासवान जी समझ रहे थे, पहले उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर सोचने का लिए वक्त लिया था चिराग पासवान जी ने कि इस उपचुनाव में वे प्रत्याशी उतारेंगे अथवा नहीं। लेकिन अब आपको बता दें कि चिराग पासवान जी के प्रत्याशी उतारने से वहाँ पर 2020 वाली स्थिति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस बार जो है वह तेजस्वी यादव जी के साथ नीतीश कुमार जी हैं। यह बात चिराग पासवान जी भी समझ रहे हैं, बीजेपी भी समझ रही है। और ऐसे में चिराग पासवान जी ने इस उपचुनाव में दोनों सीटों में से एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। बात समझिए, चिराग पासवान जी ने ऐलान किया है कि वे जो हैं चाहे मोकामा हो चाहे गोपालगंज हो, वह अपने प्रत्याशी दोनों सीटों में से कहीं भी नहीं उतारेंगे। और पूर्व से उनके जो चाचा पशुपति कुमार पारस जी हैं वे तो एनडीए के साथ ही हैं। कुल मिलाकर बात समझिए कि चिराग पासवान जी वाला वोट, पशुपति कुमार पारस वाला भी वोट अगर कहीं ट्रांसफर होगा तो वह बीजेपी को ही ट्रांसफर होगा। इस बात के पीछे यह बात जो है, इस बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है, इस बात का समर्थन करती है कि चिराग पासवान जी से जब एक मीडिया कर्मी जी ने यह पूछ लिया कि जब आप इस चुनाव में, इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को नहीं उतार रहे हैं तो आप किस गठबंधन का समर्थन करेंगे, तो चिराग पासवान जी ने एक टूक में ही जवाब दिया कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं उसका समर्थन तो हम नहीं ही करेंगे। बस क्लियर समझ लीजिए कि मतलब हम बाएं कान को नहीं छुएंगे, समझ रहे हैं ना, कि हमें दाएं कान पकड़ना है, मतलब एनडीए को ही समर्थन करेंगे चिराग पासवान जी। लेकिन एक और बड़ी बात है, मुकेश सहनी जी, हमने आपको कहा था कि कैसे बीजेपी जो है वह और रणनीति बना रही है और अभी बीजेपी को एक्सटेंड करने के लिए अलग अलग जाति के वोट बैंक को जोड़ने की ज़रूरत है। बीजेपी पहले से सवर्ण वाली पार्टी के लिए जानी जाती है, मुद्दे की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, लेकिन बिहार में जो सभी जाति पर कहीं ना कहीं एकाधिकार अलग अलग लोगों का है, अलग अलग दलों का है, तो उस बैरियर को तोड़ने का भरपूर प्रयास बीजेपी कर रही है। ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान जी को जोड़ करके पासवान समाज का वोट लाना चाह रही है, दलित महादलित का वोट लाना चाह रही है। इसके साथ आरसीपी सिंह जी जब आ जाते हैं तो कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक में भी सिंधमारी हो सकती है। लेकिन सहनी एक बड़े जो है फैक्टर हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही अनिल सहनी जी का जो है राजस्व सदस्यता समाप्त हुआ है और ऐसे में अब मुकेश सहनी पर नज़र है बीजेपी की। मुकेश सहनी से अगर हटा भी दे तो मुकेश सहनी जी के नाम में जो सहनी आता है वो सहनी वोट बैंक पर नज़र है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस उपचुनाव में ही एक और बड़ी बात हुई है। मुकेश सहनी जी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने पहले यह कहा था, यह सूचना दी थी कि वे अपने प्रत्याशी को उतारेंगे दोनों जगह। लेकिन अब जो है वे सीधे तौर पे कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, वीआईपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है आधिकारिक रूप से कि जो है वे इस बार उपचुनाव में दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। बात समझिए, वीआईपी जो अभी खुल करके बीजेपी का विरोध कर रही है वह इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। यानी कि बीजेपी को जहां वो डैमेज कर सकती थी वहां डैमेज नहीं करेगी, न ही वोट काटने का प्रयास करेगी। हालांकि आपको बता दें कि इसके पीछे मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी यह जो है आपको बता दें कि रीज़न दे रही है, इसके पीछे कारण बता रही है कि जो ये उपचुनाव है इस समय में जो आरक्षण बचाने की बात है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सीधा मतलब नहीं है सत्ता को लेकर के, तो हम सत्ता में अभी भागीदारी नहीं बल्कि हम अभी संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, आरक्षण बचाने के लिए मुहिम चलाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अभी शेष है समय, ऐसे में जो जहां जीतने वाले प्रत्याशी होंगे हम उनको वहां पर समर्थन देंगे। यानी कि जो बीजेपी प्रत्याशी को हराने वाले प्रत्याशी को हम समर्थन देंगे और इसके लिए हमने कह दिया है अपने कार्यकर्ताओं से कि नज़र बनाए रखें मोकामा में भी, गोपालगंज में भी। अगर मुकेश सहनी जी और वीआईपी पार्टी इस तरह की बात कह रही है तो वो ठीक है, ये भविष्यकाल की बात है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन ऐसे प्रत्याशी होंगे जो बीजेपी कैंडिडेट को हरा देंगे। लेकिन यह मामला ये द्वितीय राजनीति में आ जाती है, मतलब सेकंड रास्ता, दूसरा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता। लेकिन आप जहां सीधे हिट कर सकते थे वहां से आपने अपना हाथ उठा दिया है, तो कहीं ना कहीं यह एक
संकेत भी हो सकता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मुकेश सहनी जी खुले तौर पे कह चुके हैं, मुकेश सहनी जी सीधे तौर पे कह चुके हैं कि वो बीजेपी के लिए जान देने तक के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते बीजेपी उनके समाज के का जो आरक्षण है वह केंद्रीय टीम वह दे। जब अलग अलग राज्यों में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? बात समझ रहे हैं? वो बयान और अभी का ये करतूत, अभी का करतूत जो उपचुनाव से पहले वीआईपी पार्टी का जो स्टैंड है, इसे आप मिला करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें साफ होगी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि चिराग पासवान जी ने एक ऐसा चौका छक्का जड़ दिया है, एक ऐसी बाउंड्री जड़ दी है जिसमें अब जो है तेजस्वी यादव जी के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं चिराग पासवान जी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। और कुल मिलाकर देखिए तो इस उपचुनाव में जो काम चिराग पासवान जी ने किया है वह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर आपके पास राजनीतिक जो है बौद्धिक क्षमता है तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। लेकिन आप जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र के साथ, क्योंकि यह कुरुक्षेत्र है और यहाँ पे कभी भी किसी भी क्षण कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। जैसे ही कोई भी बदलाव होता है हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।